जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली की एल्डर लियो से मुलाकात हुई, जो कि हानली को बताते हैं कि इस दुनिया से नेसेंट सोल वाला बंदा भी वापस नहीं जा पाया, मगर तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो। साथ ही उन्होंने टियानजी के जरिए हानली को इत्तला कर दिया कि इस टाउन में रहना खतरनाक होगा, इसलिए सवेरा होने से पहले ये टाउन छोड़कर भाग जाओ। साथ ही मिस मई ने हानली को किस करते हुए उसके अंदर ट्रांसिएंट स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर कर दी, जिसके चलते हानली को अपनी स्टोरेज बैग को ओपन करने का मौका मिला। तो फटाफट से अपनी सोर्ड, डैगर और सोल विपिंग मंकी को बाहर निकाल लेता है। मगर जैसे ये लोग रात के अंधेरे में टाउन छोड़कर जाने वाले थे, तभी एल्डर जाओ ने उनका रास्ता रोक लिया। साथ ही इस बंदे ने अपनी सबसे पुरानी दोस्त एल्डर लियो का भी कत्ल कर दिया, क्योंकि एल्डर लियो हानली की मदद करना चाहते थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर एल्डर जाओ उनके रास्ते में खड़ा था। वो कह रहा था, अरे आज ही तो आप यहाँ पर आए थे और आज ही जा रहे हो, हमें तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करने का भी मौका नहीं मिला। जिस पर हानली कहता है, सीनियर आपने हमें शेल्टर दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैंने मिस मई से वादा किया था कि मैं उसके भाई को ढूंढने में उसकी मदद करूंगा, तो हम यहाँ पर रुक के अपना और वक्त जाया नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर जाओ कहने लगा कि फिलहाल हमारे विलेज को काबिल और पावरफुल लोगों की जरूरत है, अगर तुम लोग यहाँ रुक गए तो मैं कल ही पूरे विलेज को मिस मई के भाई को ढूंढने का ऑर्डर दूंगा। जिस पर हानली कहने लगा, सीनियर मैं आपकी रहमदिली की कद्र करता हूँ, मगर हमने ऑलरेडी फैसला कर लिया है, तो प्लीज अब हमें इजाजत दीजिए। जो सुनकर एल्डर जाओ कहने लगा, अरे अरे ये कितना ज्यादा बुरा होगा, सच बताओ तो मैं तुम दोनों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मेरे ख्याल से तुम्हारी भी कुछ आखिरी इच्छाएं होंगी, तो प्लीज यहाँ से जाने से पहले वो मुझे बता देना, ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हारी लास्ट विशेष को पूरा करूंगा। जो सुनते ही मिस मई घबराते हुए उससे पूछने लगी कि एल्डर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो एल्डर उसे बताता है कि स्टॉर्मविंड माउंटेन जाना यानी कि एक डेथ सेंटेंस को अपने गले लगाना। वैसे भी तुम लोग वहाँ जाकर मारे जाने वाले हो, तो क्यों ना तुम्हारी लाइफ का मैं सही से इस्तेमाल करूँ। मुझे कोई भी चीज बर्बाद करना पसंद नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरे टाउन के लोगों को खुशी मिलेगी। और उतने में वहाँ के घरों की लाइट्स ऑन हो गई। घर घर से कई सारे लोग वेपन्स लेकर तैनात हो चुके थे। वहीं पर हम फॉर्मेशंस एक्टिवेट करने वाले लोगों को भी देख पाते हैं, जो कि हानली और मई को ट्रैप करने के लिए रेडी हो गए। तो अब देखते ही देखते इन दोनों को चारों ओर से घेर लिया गया। इस सब से अब हानली भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो कहता है, सीनियर हम दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं, तो क्यों ना आप हमें चुपचाप से यहाँ से जाने दे, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। जिस पर एल्डर कहता है, हानली फिर तो मुझे आपसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि ये तो होने से रहा। जो सुनकर हानली कह रहा था, चलो फाइनली आप लोगों ने अपने असली रंग दिखा दिए। और उतने में एक बंदे ने इन पर एरो शूट कर दिया, मगर हानली स्मोक शिफ्टिंग का यूज करते हुए मिस मई को अपने साथ लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसने बड़े स्टाइल के साथ मई को प्रोटेक्ट करते हुए उसे कहीं पर कवर लेने के लिए बता दिया, ताकि मेनिंग इस बैटल में महफूज रह पाए। और अब हानली उन लोगों की धुलाई करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में उसने कई सारे लोगों की हड्डी पसली एक कर दी थी, जो देखते एल्डर जाओ ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का हुक्म दिया, जिसके चलते उस फॉर्मेशन के जरिए हानली पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी से अटैक होने लगे। हानली तो इस एनर्जी से बचते हुए बड़ी ही तेजी से भाग रहा था, और उतने में वो अपनी सोर्ड लेकर एल्डर को खत्म करने के लिए उसके करीब पहुंच गया, मगर हानली उस पर अटैक कर पाई इससे पहले उस एनर्जी ने उसे रस्सी जैसे जकड़ लिया था। वेल इस मोमेंट पर हानली की सोर्ड उस बंदे के एकदम करीब जाकर रुक गई थी, और तभी वो एल्डर उसे पीछे खींच लेता है। हानली अब उनके जाल में फंस चुका था। वो कह रहा था, पता नहीं उस बंदे को आने में इतनी देर क्यों लग रही। दरअसल हानली का यहाँ पर एक प्लान है, जो कि हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तब तक मिस मई पर भी एरो से अटैक हो गया, लेकिन वो एरो मई तक पहुंच पाई इससे पहले ही उसे किसी ने काट दिया। साथ ही वही एरो तेजी से जाकर एल्डर जाओ को घायल कर देता है। और अब वहाँ पर कई सारे लोग पहुंच गए, जो कि एल्डर जाओ के चमचों पर अटैक करने लगे थे। उन्होंने फॉर्मेशन कंट्रोल करने वाले बंदों पर भी हमले करना शुरू कर दिए, जिसके चलते हानली भी आजाद हो गया था। दरअसल हानली की मदद करने वाला पर्सन है टियानजी। वो हानली को बताता है कि इन सब लोगों को जमा करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, मगर कोई नहीं, अभी इवल लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। साथ ही वो एल्डर जाओ से पूछने लगा कि बताओ एल्डर लियो कहाँ पर है, आपने उनके साथ क्या किया। जिस पर एल्डर जाओ बताता है कि तुम्हारा लियो कुछ ज्यादा ही ईमानदारी दिखा रहा था, तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। जिसके बाद वो फॉर्मेशन को हैंडल करने वाले लोगों की फॉरहेड से क्रिस्टल को समन करने लगा। वो क्रिस्टल उसके आसपास जाकर रिवॉल्व कर रहे थे, जो देख टियानजी हानली
को बताता है कि ये डार्क बीस्ट क्रिस्टल के पीसेस है। तब तक वो लोग भी एल्डर जाओ की तरफ चले जाते हैं। टियानजी तो ये देखकर हैरान था कि एल्डर जाओ ने नेदरवर्ल्ड की सीक्रेट मेथड सोल सबमिशन सीक्रेट आर्ट का यूज किया है। इससे वो कल्टीवेटर्स के फ्लैश और ब्लड का यूज करके खुद को पावरफुल बना सकता था। साथ ही साथ एल्डर जाओ ने अब अपनी इवल फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद उन क्रिस्टल का यूज करते हुए हानली पर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पर टियानजी ने भी एल्डर पर हमला करने की कोशिश की, मगर एल्डर जाओ तो इन दोनों पर भारी पड़ गया था। हानली समझ जाता है कि क्रिस्टल तो ऑफेंस और डिफेंस इन दोनों में काफी ज्यादा कारगर है, मगर इनका बस एक ही निगेटिव पॉइंट था, ज्यादा यूज करने से क्रिस्टल अपनी पावर्स को खो देंगे और तभी जाकर हम इसे हरा सकते हैं। तभी हानली ने एक बार फिर से जाकर एल्डर पर अटैक कर दिया, मगर क्रिस्टल की शील्ड ने उसे काफी दूर ले जाकर पटक दिया था। तो हानली टियानजी से कहने लगा कि अब हमें अलग अलग होकर इसे भटकाना होगा, जिसके चलते ये दोनों भी स्प्लिट होकर भागने लगे। वहीं पर एल्डर एक साथ तो इन दोनों को हैंडल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने पहला टियानजी पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि टियानजी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए सारे अटैक को डॉज करने लगा। जो देख एल्डर जाओ 3 क्रिस्टल की पावर का यूज करके उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हानली देखता है कि एल्डर अब पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, तो उसने इसी का फायदा उठाते हुए एल्डर पर अटैक कर दिया। एल्डर उसे अपने क्रिस्टल से रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसके क्रिस्टल ब्रेक होकर बिखर गए और उतने में हानली का वही स्लैश जिससे उसने क्रिस्टल ब्रेक किए थे वो एल्डर को भी काट देता है। एल्डर जाओ अब घायल होकर नीचे गिर गया था। वो पूछता है कि बताओ तुम लोग हार क्यों नहीं मानते? हम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, हम इस जहन्नुम से निकल नहीं सकते। और इतना कहकर एल्डर जाओ की मौत हो गई। अब अगली सीन में हम देख पाते कि हानली टियानजी से कुछ सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा था बताओ जो भी लोग यहाँ मारे गए क्या उन्हें मॉन्स्टर्स को फीड किया जाता था, और शायद उन्हें मॉन्स्टर का शिकार करके डार्क अंडरवर्ल्ड क्रिस्टल को हासिल किया जाता होगा ताकि तुम लोग इस विलेज को प्रोटेक्ट कर पाओ। जिस पर टियानजी कहने लगा भाई किस्मत का मजाक देखो, जिन पावरफुल लोगों को लगता होगा कि वो इस दुनिया पर राज करेंगे, किस्मत ने उन्हें इस जहन्नुम में लाकर पटक दिया जहाँ वो मॉर्टल जैसे मारे गए। वहीं पर मिस मेई को भी उन कल्टीवेटर्स के लिए बुरा लग रहा था, जो कि इस दुनिया में ट्रैप होकर लो लेवल के मामूली से मॉन्स्टर्स का शिकार हो गए। हानली कह रहा था कि अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता, हम यहाँ से बाहर जाएंगे, चाहे फिर उसके लिए हमें अपनी जान ही देनी क्यों ना पड़ जाए। मगर टियानजी ऐसा नहीं चाहता था कि ये लोग भी किसी मॉन्स्टर का खाना बन जाए, इसलिए वो कहता है दोस्त क्यों ना तुम हमारे साथ रुक जाओ, यहाँ पर मॉर्टल्स की जिंदगी का एक्सपीरियंस लो, चांसेस है कि तुम कई सालों तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। मैं तुम्हारे जैसी एक दिन लोगों को मौत के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। जिस पर हानली कहता है दोस्त शायद तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने भी एक जमाने में मॉर्टल्स की जिंदगी को एक्सपीरियंस किया है। उनकी कभी न खत्म होने वाली सफरिंग को देखकर ही मैंने इमॉर्टलिटी का रास्ता चुना था। तो अब टियानजी समझ जाता है कि वो चाहे हानली को कितना भी मनाने की कोशिश क्यों न करे, हानली गिव अप नहीं करेगा। इसलिए वो हानली को स्टॉर्मविंड माउंटेन जाने का रास्ता बताने लगा। वो कह रहा था कि बस डार्क रिवर को फॉलो करते जाओ और तुम स्टॉर्मविंड माउंटेन के पास पहुंच जाओगे। उस माउंटेन के बेस के पास रेड सॉइल विलेज है, वो विलेज ही तुम्हारा आखिरी स्टॉप होगा। वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करके तुम अपने सफर की शुरुआत कर सकते हो। तो फाइनली हानली और मेई वहाँ से निकल पड़े। तो अब विलेज के सभी लोग हानली और मेई को अलविदा बोल रहे थे। वहीं पर टियानजी भी विलेज की वॉल पर खड़ा होकर उन्हें गुड लक विश करता है। ये बंदा दिल से चाहता था कि हानली इस जर्नी में कामयाब हो जाए, साथ ही वो मेई को भी गुड बाय बोल रहा था। टियानजी और मेई को एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील हुआ था, शायद ये उनकी दोस्ती हो सकती है। और अब इन लोगों को अलविदा कहकर हानली और मेई अपने सफर पर रवाना हो गए। हानली के पास एक बुक थी जो कि उसे टियानजी ने दी हुई है। टियानजी ने उसे बताया था कि ये बुक एल्डर लियो की है। वो चाहते थे कि जो भी पर्सन उस माउंटेन को पास करे उसके हवाले ये बुक कर देना। दरअसल उस बुक में स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मान मेथड लिखी हुई थी, साथ ही एल्डर लियो ने उसमें अपने बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई थी। ये उनका एक पर्सनल रिकॉर्ड था जिसमें वो बताते हैं कि मैं इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। अब तो मैंने यहाँ से बाहर जाने की उम्मीद भी छोड़ दी, मगर स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मान मेरे हेवनली टैलिस्मान सेक्ट का एक टॉप ट्रेजर है। भले ही मेरा सेक्ट जिन एम्पायर में कुछ खास कारनामा नहीं कर पाया, मगर मैं वहाँ का लीडर था, तो मैं अपने सेक्ट को कोलैप्स होते हुए नहीं देख सकता। तो मेरे दोस्त मैं तो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास उम्मीद है, तो प्लीज ये बुक भी अपने साथ ले जाओ। यही मेरी फाइनल विश है, और अगर तुम इसमें फेल हो गई तो कोई
कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पर नया बंदा आएगा तुम उसके पास ये बुक दे देना। मैं तो बस इस बुक को मेरे सेक्ट तक पहुँचाना चाहता हूँ। हानली को तो सीनियर लियू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर मैं भी हानली से कहने लगी कि अब तो इस विलेज में कोई फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं ये लोग इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव कैसे कर पाएंगे। जिस पर हानली कह रहा था कि उन लोगों को इस दुनिया में सरवाइव करने की आदत है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मॉर्टल्स में हम कल्टीवेटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, इसलिए तुम बेवजह उनकी फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। अब हमें सीधे 2 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर डार्क बीस्ट ने मॉर्टल्स पर हमले करना शुरू कर दिए थे। मगर तभी अपना सोल वीपिंग मंकी बड़े ही कूल अंदाज में उनके सामने कूद गया, जिसके बाद वो यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए इन बीस्ट पर अटैक करने लगा। वेल उसका हमला करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो इनकी पावर को सूंघ के उन्हें खत्म किए जा रहा था और फिर वो कई सारे बीस्ट को गटकने के बाद एक बढ़िया सी डकार देता है। वहाँ मौजूद ह्यूमंस तो ये देख कर ही पैनिक हो गए। उन्होंने पहले भी बंदर देखे हुए थे मगर ये वाला अलग है। साथ ही सोल बीस्ट उन्हें जानबूझकर डरा भी रहा था। और फिर थोड़ी देर उनके मजे लेने के बाद सोल वीपिंग बीस्ट उस मॉन्स्टर के क्रिस्टल को निकाल कर हानली को दिखाने लगा, जिस पर से वो लोग समझ गए कि मंकी तो किसी कल्टीवेटर का बीस्ट है। हानली भी खुश था कि इस सफर में सोल वीपिंग बीस्ट ने उसके लिए कई सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। इससे हानली की मेहनत भी बच गई और सोल बीस्ट को पेट भर के खाना मिल रहा था। इधर वो सभी मॉर्टल्स हानली को ग्रीट करते हैं तो हानली भी उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए पूछने लगा कि क्या आपने किसी आउटसाइडर को यहाँ पर देखा है। दरअसल 2 महीने पहले हमारा एक साथी हमसे अलग हो गया था। तो लोग बताने लगे कि हाँ 2 महीने पहले कुछ लोग यहाँ पर आए तो थे मगर वो अंडरवर्ल्ड बीस्ट का शिकार हो गए। हम उन्हें सही वक्त पर बचा तो नहीं पाए लेकिन उनका पर्सनल बिलोंगिंग हमारे पास है। ये सुनकर मेनिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे डर था कि कहीं उसका भाई इस बीस्ट का शिकार ना हुआ हो। वहीं पर वो मॉर्टल्स कह रहे थे कि उनके कपड़े और कुछ सामान हमने गाँव के वेयर हाउस में जमा किया है, तो आप एक बार जाकर उसे देख लीजिए। इसलिए हानली भी उस टाउन की तरफ रवाना हो गया। वेल ये है रेड सॉइल विलेज जो कि स्टॉर्मविंड माउंटेन के बेस में सेटल था। यही टाउन हानली का आखिरी स्टॉप होगा। तो यहाँ आते ही हानली के दिमाग में टियानरेन और जिलिंग के ख्याल आने लगे। हानली को इतना तो पता था कि वो लोग भी इस घोंसले फॉग में ही ट्रैप हो गए थे मगर अभी तक हानली की उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब वेयर हाउस में आते ही मिस मे वहाँ रखे सामान को चेक करने लगी। वो दिल ही दिल में प्रे करती है कि उसके भाई का कोई भी सामान उसे यहाँ ना मिले। मगर थोड़ी देर में उसे उसके भाई का पाउच मिल गया जिस पर उसका खून लगा हुआ था। तो समझ जाती है कि उसका भाई मर चुका है। मिस मे तो उस पाउच को पकड़कर अब काफी ज्यादा रोने लगी थी। जो देख हानली सोचता है कि फिलहाल मे को अकेले ही रहने देना चाहिए ताकि वो अपने भाई की मौत का मातम मना पाए। तो हानली उस वेयर हाउस से बाहर आ गया। तभी एक बंदा उसे बताता है कि सीनियर अगर आप उस माउंटेन को क्लाइम करना चाहते हो तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। वहाँ पर ऐसे डार्क विंड के तूफान आते जो हमारी हड्डियों का चूरा बना दे। अगर आप उस तूफान को क्रॉस कर भी गए तो ऊपर जाते ही आपको ढेर सारे स्ट्रॉन्ग डार्क बीस्ट का मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप वहीं पर मारे जाओ। जो सुनकर हानली उससे पूछता है कि क्या वाकई आज तक इस माउंटेन को कोई भी क्लाइम नहीं कर पाया। जिस पर वो बंदा कहता है सीनियर मैं 40 सालों से यहाँ रहता आया हूँ और आज तक मैंने तो कभी किसी के बारे में ये नहीं सुना कि उसने माउंटेन को सक्सेसफुली क्लाइम किया हो। साथ ही वो बताता है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही 2 आउटसाइडर्स आए थे, एक जवान लड़का और लड़की, वो भी इसी माउंटेन को क्लाइम करने गए हैं। अगर आप जल्दी जाओगी तो शायद उनसे मुलाकात हो सकती है। सफर में साथ रहना आप चारों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। हानली तो अभी सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर वो 2 लोग हैं कौन। तब तक मिस मे भी वेयर हाउस से बाहर आ जाती है। वो कह रही थी कि मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती थी और अब मुझे जवाब मिल चुका है, तो अब हमने अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद ये लोग स्टॉर्मविंड को क्लाइम करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ का रास्ता हद से ज्यादा भयानक था। वहाँ पर डार्क विंड के तूफान और कदम कदम पर मौत थी मगर ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेल फिलहाल तो ये शुरुआत थी, आगे का सफर तो और ज्यादा मुश्किल होगा। उतने में ही बर्फ का तूफान आकर इन्हें सप्रेस कर देता है। ऐसा लग रहा था कि हानली उसमें घायल हो जाएगा मगर तभी उस बर्फ को चीरते हुए हम एक विशाल बीस्ट को बाहर आता हुआ देख पाते हैं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हानली का छोटू सा सोल वीपिंग मंकी है।
जिसने खुद को जायंट एप शेप में बदल दिया था। हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ के ढेर सारे डार्क बीस्ट को खाने के बाद ही मंकी इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। दरअसल ये सोल वीपिंग बीस्ट की एक नई एबिलिटी है और अब सोल वीपिंग बीस्ट यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए बड़ी बड़ी खतरनाक क्लिफ को पार करके आगे बढ़ने लगता है। उसने हानली और मिस मे को माउंटेन के आधे रास्ते तक पहुँचा दिया था और अब अपना टास्क पूरा होते ही वो फिर से एक क्यूट सा मंकी बन के हानली को लाड दिखाने लगा। हानली सोचता है कि रास्ता इतना भयानक होने की वजह से आज तक कोई नेसेंट सोल वाला बंदा भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अच्छा हुआ कि मेरे पास ही मेरा प्यारा सा सोल वीपिंग मंकी था, इसने पूरे सफर में मेरी काफी ज्यादा मदद की। तभी हानली को वहाँ पर खतरनाक बीस्ट की आवाजें आने लगी। साथ ही मिस मे भी अब कमजोर होकर नीचे गिर रही थी। तो हानली उससे कहता है चलो थोड़ी देर के लिए हम इसी केव में आराम करेंगे ताकि तुम थोड़ी सी रिकवर हो जाओ। तो अब ये लोग वहाँ की केव में फायर जलाकर बैठ गए। हानली मिस मे से कह रहा था कि यहाँ तक आने में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद मिली, तुमने दी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके ही मैं सोल वीपिंग को बाहर निकाल पाया। अब हमें आधा माउंटेन क्लाइंब करना है, इस ग्रे मिस्ट को क्रॉस करके ही हम माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाएंगे। मगर उतने में ही हानली को किसी की आवाज सुनाई दी तो तुरंत ही अपना डैगर निकाल करके उसे बाहर आ जाता है। वेल यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई ज़ीलिंग और टियानरेन से। टियानरेन तो हानली को देखते ही अपना स्पीयर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। वहीं पर हानली उसे गुस्से में कहता है कि तू जिंदा बच गया, कोई नहीं अब मैं तुझे जहन्नुम में जरूर पहुंचाऊंगा। जिसके बाद हानली अपनी सोड को किसी स्ट्रिंग से बांधकर सीधे उस पे हमले करना शुरू कर देता है। मगर टियानरेन ने उसके अटैक को डॉज कर दिया और अब टियानरेन भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे हानली भी डॉज किए जा रहा था। साथ ही हानली के अटैक करते ही वो समझ गया कि इस बंदे ने इनर आर्मर पहना हुआ है, जिसके चलते अब इसे खत्म करने के लिए हानली को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमें इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। टियानरेन बड़ी ही स्टाइल के साथ हानली के अटैक को अपनी स्पीयर से डॉज करते हुए उस पर डोमिनेंस साबित किए जा रहा था। जो देख हानली कहता है मुझे लगा नहीं था तेरे जैसे घमंडी बंदे को मॉर्टल्स के मार्शल आर्ट का इतना ज्यादा नॉलेज होगा। तू तो रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, फिर तुझे मॉर्टल्स की स्किल के बारे में कैसे पता? तो टियानरेन उसमें अपना स्पीयर घुसाने की कोशिश करते हुए कह रहा था कि तुझे मेरी स्ट्रगल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं, मैं मुर्दों की ढेर से बाहर आया हूँ। तुझे क्या लगता है ये टाइटल ये स्टेटस मुझे फ्री में मिला? नहीं, इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। और फिर वो हानली को अपनी स्पीयर से गोल गोल घुमाते हुए सीधे माउंटेन से नीचे फेंक देता है। मगर हानली ने समय रहते चट्टानों में अपना डैगर घुसाकर नीचे गिरने से खुद को बचा लिया और उतने में टियानरेन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लोग माउंटेन की उस ढलान पर भी फाइट किए जा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के खून के कितने ज्यादा प्यासे बन चुके। इसी दरमियान हानली ने टियानरेन पर कई सारे हमले कर दिए, जिससे टियानरेन थोड़ा सा कमजोर हो गया। साथ ही साथ उसका स्पीयर भी अब नीचे गिर चुका था। तो इसी का फायदा उठाते हुए हानली अपनी सोर्ड से उस पर हमला कर देता है। मगर टियानरेन तो उसे डॉज कर छलांगे लगाते हुए माउंटेन से ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर चुका, जो देखकर हानली भी बड़ी ही तेजी के साथ उसके पीछे जाने लगता है। और फाइनली वो टियानरेन को दबोचते हुए उसी केव के सामने लाकर पटक चुका था, जहाँ पर ज़ीलिंग और मिस मे ही रुके हुए थे। अब हानली अपनी सोर्ड सीधा उसके आर पार करने वाला था कि तभी टियानरेन उससे कहता है प्लीज रुक जाओ, क्या तुम उस अंडरवाटर रूइंस की सीक्रेट को जानना नहीं चाहती? देखो जैसे ही हम यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाएंगे मैं वो सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता दूंगा। मगर हानली कहने लगा नो मोर बकवास, अब मैं तुम्हारी बातों से पक चुका हूँ। और उतने में टियानरेन हानली के सीने पर एक लात मार के पागलों जैसी चिल्लाकर उसे पीछे ढकेलने लगा। टियानरेन उसे उस क्लिफ से नीचे फेंकना चाहता था, मगर हानली उसे रोकते हुए उस पर एक जोरदार लात मार देता है। वैसे तो टियानरेन के पास ढेर सारी पावर्स है, मगर इस डार्क अंडरवर्ल्ड ने उसे लाचार बना दिया और अब तो उसके पास कोई वेपन भी नहीं था जिसका यूज करके वो हानली के अटैक को रोक पाए। अब हानली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर टियानरेन को अपने मास्टर यानी कि सिक्स पाथ की आवाजें आने लगी। सिक्स पाथ टियानरेन से कह रहा था कि तुम्हारे सारे प्लान्स बेकार हैं, मैंने तुम्हारे पूरे विलेज को खत्म करके सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ा था, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी और मेरी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, तुम मुझे कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा, तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया। काश मैं उसी दिन तुम्हें खत्म कर देता। जिस पर टियानरेन कह रहा था कि फाइनली मैंने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ कल्टीवेट करके मुझ में इतनी पावर
साहस आएगी कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। अभी तक तो मैंने तुम्हें मारा ही नहीं, फिर इससे पहले मैं मर कैसे सकता हूँ? अभी तक मैंने मेरे क्लैन की मौत का बदला नहीं लिया, इसलिए मैं अभी मर नहीं सकता। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि टियान रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है सिक्स पाथ और वो अपने ही मास्टर को मारना चाहता था। जिसके बाद वो हानली को एक बार फिर से पुश करते हुए क्लिफ के एज के पास ले जाने लगा। वो हानली को उस माउंटेन से गिराकर मारने की फिराक में था, लेकिन वहीं पर हानली उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। टियान रेन तो बस जोर जोर से हंसने लगा और उतने में ही हानली अपनी सोर्ड सीधा उसके आर पार घुसा देता है। मगर टियान रेन को ऐसा लग रहा था कि उसके मास्टर सिक्स पाथ का हाथ ही उसके अंदर घुसा हो। उसे हानली के चेहरे में सिक्स पाथ का चेहरा नजर आने लगा, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि तूने मेरी फैमिली को खत्म किया और अब तू मेरी भी सोल पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं अकेले तो नहीं मरूंगा, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। फिर हम दोनों जहन्नुम में जाने के बाद पूरी इटर्निटी तक फाइट करेंगे। हानली कंफ्यूज होकर कह रहा था कि तू कहीं पागल तो नहीं हो गया, मैंने तेरी फैमिली को नहीं मारा। और तभी हानली की आवाज सुनकर टियान रेन काफी ज्यादा झटपटाने लगा। मौत उसके सामने खड़ी थी और वो मरने के लिए तैयार नहीं। उतने में ही उसके गले पर वार हो जाता है। दरअसल जीलिंग ने अपना खंजर उसके आर पार कर दिया था, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगा। मगर टियान रेन यही कह रहा था कि मैंने अभी तक मेरे मास्टर से बदला नहीं लिया, मेरा क्लैन, मेरी फैमिली, वो सभी लोग जस्टिस चाहते हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी तो मर नहीं सकता। जब तक मैं सिक्स पाथ को खत्म ना कर दूं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर उसने अपने गले में फंसे हुए खंजर को बाहर पुल कर लिया, जो देखते ही जीलिंग और हानली थोड़े से पैनिक हो गए थे। मगर हानली ने उस पर एक और स्लैश अटैक कर दिया, जो कि सीधा टियान रेन के गले पर लग जाता है। तो वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहने लगा कि मास्टर, भले ही मैं अपना रिवेंज ना ले पाया, मगर अब मेरी बॉडी तुम्हें नहीं मिल सकती, जो कि मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है। मैं अब हेल में बैठकर तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हें मेरे जैसा बंदा दोबारा नहीं मिलने वाला। इधर जीलिंग अपने हाथों पर लगे हुए खून को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और टियान रेन से कहती कि अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करते तो शायद मेरा मेलोडियस सेक्ट बर्बाद नहीं होता। तुम्हारी वजह से मेरी न जाने कितनी सारी डिसाइपल्स मारी गई, इसलिए तुम यही मौत डिजर्व करते हो। और तभी टियान रेन की मौत हो गई। उसने मरने से पहले हान की सोड को जमीन में गाड़ दिया था, ताकि उसकी लाश अपने दुश्मनों के पाँव में ना गिर जाए। यानी कि मरते वक्त भी टियान रेन ने अपनी डिग्निटी, अपनी शान को कायम रखा। भले ये बंदा ईवल और चालबाज था, मगर इसने कभी झूठ नहीं बोला। इनफैक्ट उसने हमेशा ही कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की थी, ताकि वो महाशक्तिशाली बनकर उसके विलेज में हुए हत्याकांड का बदला ले पाए। लेकिन उसने हानली से पंगे लेकर गलती कर दी। तो फाइनली टियान रेन का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है, जिसके बाद ये लोग टियान रेन के ट्रेजर को कलेक्ट करने लगते हैं। उसके पास 4 सिंबल बेल्ट था, जिस पर कॉइल ड्रैगन का पैटर्न है। तो जीलिंग उसे बताने लगी कि ये बेल्ट काफी ज्यादा फेमस है। साथ ही टियान रेन ने एक इनर आर्मर पहना हुआ था, जिसकी मदद से वो आधे माउंटेन को क्लाइम कर पाया था। तो जीलिंग ने वो सारे ट्रेजर हानली के हवाले कर दिए। साथ ही अब हानली मिस मेई और जीलिंग को भी आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। हानली जीलिंग से कह रहा था कि मेरी टियान रेन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, मगर वो बंदा खुद ही मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गया। जिसके बाद ये तीनों भी माउंटेन के टॉप की तरफ निकल पड़े। इस सफर में कई सारे डिमोनिक बीस्ट ने उन पर अटैक करने की कोशिश की, मगर इन सबके बिहाफ में सोल वीपिंग बीस्ट ही उन सबको साफ किए जा रहा था। साथ ही इस दुनिया में आने के बाद सोल वीपिंग मंकी को एक नया शौक चढ़ा है। उसे क्रिस्टल जमा करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हानली उसे समझा रहा था कि अब हमें और क्रिस्टल की जरूरत नहीं, मगर वो मंकी तो उस बैग में क्रिस्टल भरे जा रहा था। साथ ही वो मेई और जीलिंग को इशारों में बता रहा था कि ये सारी कमाई मैंने की है। जो देख मिस मेई उसका लाड़ करने लगी और तभी उन्हें बीस्ट की आवाजें आने लगती है। तो मिस मेई ने बड़े ही फनी अंदाज में सोल मंकी को ढाल जैसे अपने सामने कर दिया। वो भी उन बीस्ट को चैलेंज कर रहा था कि आओ कमीनो, दम है तो हमें खा के दिखाओ। मगर वहाँ पर अपने साथियों की लाशें देखो बीस्ट अब उन पर हमला करने की जरूरत नहीं दिखा रहे थे। तो इस तरह से वीपिंग सोल मंकी की दहशत पूरे माउंटेन में छा चुकी थी। इनफैक्ट अब तो हानली से ज्यादा उसकी ही इज्जत होने लगी। ये दोनों लड़कियां तो उसका इतना सारा लाड़ कर रही थी कि सोल वीपिंग मंकी को अब एक हीरो जैसी फीलिंग आने लगी। वहीं पर जीलिंग हानली से कहती कि ये बंदर तो युआन याओ का फेवरेट था। पता नहीं सीनियर हानली ने
ऐसा क्या किया जो युआन याओ ने अपना मंकी उनके हवाले कर दिया। तो हानली उसे बता देता है कि हम दोनों ने ट्रेजर्स को एक्सचेंज किया था। अब युआन याओ का जिक्र होते ही हानली युआन के लिए परेशान हो गया। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि युआन के साथ क्या हुआ होगा। हानली सोचता है कि अगर रिवाइवल आर्ट इंटरप्ट हो गया तो युआन याओ जान से मारी जा सकती है, मगर वो बस प्रे कर रहा था कि उसकी दोस्त महफूज हो। और उतने में वहाँ पर घोंसली फॉग अपीयर होने लगा, जो कि यहाँ मौजूद हर एक चीज को अपनी तरफ पुल करने लगा। साथ ही इन लोगों पर भी एक हेवी प्रेशर रिलीज होने लगता है। तो उसके कांटेक्ट में आते ही इन तीनों की मैजिकल पावर्स वापस आ चुकी थी। तो अब हानली तुरंत ही वहाँ की सभी स्टोन्स कलेक्ट करते हुए सीधे उस फ्लो में जंप लगा देता है। तो अब हानली अपने दोस्तों के साथ उस स्पेशल रिफ्ट में पहुंच चुका था। वही इस डार्क अंडरवर्ल्ड से बाहर आने वाला पहला शख्स साबित होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।